नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए साबित हो सकता है ऐतिहासिक मोड़। कृषि उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क पर मिलेगा प्रवेश। डेयरी उत्पाद, सेब, दलिया और खाद्य तेलों को रखा गया CETA से बाहर। मछुआरों को भी मिलेगा भारी लाभ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीरवार को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का किया अनावरण। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। अमित शाह ने कहा, भारत सरकार ने देश की जरूरत के अनुसार किया है सहकारिता नीति का निर्माण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत। नकली कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। कीटनाशकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पारदर्शी करने पर दिया जोर। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इस समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा, जिससे अगले 3 वर्षों में कृषि निर्यात में 20% से अधिक वृद्धि की संभावना है, जो 2030 तक भारत के $100 बिलियन के कृषि निर्यात के लक्ष्य में योगदान देगा। इस समझौते से हल्दी, काली मिर्च, इलायची, आम का पल्प, अचार और दाल जैसे उत्पादों पर से आयात शुल्क हटाया जाएगा। कुल 95% कृषि और प्रोसेस्ड फूड श्रेणियों को पूर्णतः शुल्क मुक्त पहुंच मिल सकेगी। इससे किसानों को अधिक आय, बेहतर गुणवत्ता और पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। डेयरी उत्पाद, सेब, दलिया और खाद्य तेलों को CETA से बाहर रखा गया है, ताकि भारत की खाद्य सुरक्षा और घरेलू कीमतें स्थिर बनी रहें। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों के मछुआरों को भी भारी लाभ मिलेगा। झींगा, टून और मछली आहार जैसे उत्पादों को 99% तक शून्य कर का लाभ मिलेगा, जिन पर वर्तमान में 4.2 से 8.5% के बीच कर लगता है, जिससे भारत की हिस्सेदारी ब्रिटेन के 5.4 बिलियन के समुद्री आयात बाजार में तेजी से बढ़ सकती है। भारत की कॉफ़ी, चाय, मसाले और रेडी टू ईट फूड का निर्यात शून्य टैरिफ के साथ ब्रिटेन में तेज़ी से आगे बढ़ेगा। गोवा की फैनी, नासिक की वाइन और केरल से ताड़ी जैसी भारतीय पेय अब भौगोलिक संकेत GI टैग के साथ प्रीमियम रिटेल में जगह पा सकेंगे। ये समझौता व्यापक रोजगार उत्पन्न करेगा, प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देगा और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल में विकसित कृषि संकल्प अभियान पर बात की। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लैब को लैंड से जोड़ने के लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए हमने लैब टू लैंड कार्यक्रम के लिए वैज्ञानिकों को गांव-गांव में पहुंचने का अभियान चलाया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि को तकनीकी से जोड़ने और किसानों को उसका लाभ खेतों में देने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि जब वो पिछले साल 129 नई बीजों की किस्मों को देश को रिलीज कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा कि कृषि मंत्री की रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो शोध, रिसर्च और अनुसंधान रियल टाइम में किसान के पास पहुंचना चाहिए। लैब टू लैंड जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए सभापति महोदय, इसके लिए हमने शुरू किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नकली व घटिया गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों में प्रवास के दौरान किसानों से शिकायत मिलती है कि नकली कीटनाशकों के कारण उनकी फसल खराब हुई है। उन्होंने अधिकारियों पर जोर देते हुए कहा कि नकली एवं
अधोमानक कीटनाशक किसी भी हालत में बिकने नहीं पाए और कीटनाशकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के हित में हमें विभिन्न स्तर पर काम करना होगा। किसान हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उनकी फसल नकली कीटनाशक के कारण खराब नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए शिवराज ने कहा कि खेतों में फसलों में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, ये नियमित रूप से देखते हुए किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह प्रभावी तरीके से तत्काल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसलों में आने वाली बीमारियों का वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाकर उसका डिजिटल समाधान असरकारी ढंग से होना चाहिए। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 यानी अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मोदी सरकार में नया सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद अब नई सहकारिता नीति 2025 का अनावरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। नई सहकारिता नीति 2025-45 तक आगामी 2 दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर एक रोड मैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। नई नीति वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सहकारी समितियों को जीवंत बनाएगी और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 से बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार ने देश की जरूरत के अनुसार सहकारिता नीति का निर्माण किया है। 4 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र समानता के आधार पर कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट की समानता के आधार पर हर पैमाने पर खड़ा है। और जब मैं कहता हूं कि समानता के आधार पर खड़ा है, तब प्रायोरिटी की दृष्टि से, टैक्सेशन की दृष्टि से और विकास के लिए उपलब्ध फंड की दृष्टि से, सभी दृष्टि से कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट के साथ समानता के आधार पर। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। पिछले 20 वर्षों में वैश्विक हुए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नई नीति बनाना आवश्यक हो गया था, ताकि सहकारी संस्थाओं को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाया जा सके और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका मजबूत हो सके। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि गांव, गरीब, कृषि, महिलाएं, दलित, आदिवासी को ध्यान में रखते हुए नई सहकारिता नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति का विजन 2047 में विकसित भारत बनाना है। कोऑपरेटिव नीति बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा गया है कि नीति का केंद्र बिंदु वो व्यक्ति होगा। 130 करोड़ लोग होंगे, वो गांव होगा, हमारा एग्रीकल्चर होगा, गांव की महिला होगी, दलित होगा, आदिवासी होगा। और इसी को दृष्टिगत रखकर इन नीति का निर्माण किया गया है। इसका विजन सहकार के समृद्धि के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनाना। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाने, उनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करने में सक्षम बनाना है।
और आजीविका के अवसर सृजित करने में सक्षम बनना है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके और एमओपी जैसे रासायनिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी, टैगिंग और अनियमितताओं पर कार्रवाई की जा रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शारदीय खरीफ 2025 के मौसम के लिए बिहार राज्य हेतु 10.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 2.20 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.50 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.50 लाख मीट्रिक टन एमओ किया गया है। गौरतलब है कि खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आने के साथ ही किसानों को कई स्थानों पर डीएपी, यूरिया आदि खाद लेने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में पूरी पारदर्शिता और कड़ी निगरानी के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरक से जुड़ी किसानों की समस्याओं और शिकायत के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसान शिकायत करने के लिए 061222335555, व्हाट्सएप नंबर 7766085888 एवं 9031643047 पर किसान संपर्क कर सकते हैं। रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास समतप भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हो या आमजन, खरीद कर पौधे लगाने और उन्हें बड़ा करने में लागत अधिक आती है। इसीलिए सबको नर्सरी और बागीचा लगाने के लिए प्रेरित तो करें, परंतु उन्हें पौधे उद्यानिकी विभाग उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम खर्च में ज़्यादा फायदा देने वाले फलदार और छायादार पौधों का बहुतियात में रोपण कराया जाए। पौधारोपण के कार्य में निजी सेक्टर और किसानों को भी जोड़ा जाए। गौरतलब है कि अभी देश में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। एक बगिया मां के नाम के माध्यम से राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए भी संकल्पित है। फलों की बगिया विकसित करने के लिए उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में गत 5 जून से एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। और किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। गुरुवार को मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 24 जुलाई को टमाटर के सौदे आजादपुर और सहारनपुर मंडी में तेजी के साथ हुए, जबकि दाहोद और पुणे मंडी में इसकी कीमत में गिरावट दर्ज हुई। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 23 जुलाई को टमाटर की कीमत रही 3000 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और टमाटर का भाव हो गया 2500 रुपए। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। पुणे मंडी में टमाटर के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां बीते बुधवार टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 24 जुलाई को इसका भाव 145 रुपए उछलकर 2255 रुपए से 2400 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भी टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 23 जुलाई को इसका भाव रहा 2800 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 400 रुपए की बढ़त के बाद 3200 रुपए हो गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य कुल मिलाकर टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में यह पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। यानी इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों में भी देखने को मिल सकता है।
मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 23 जुलाई को आलू का भाव रहा 1400 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 200 रुपए टूटकर 1200 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 जुलाई को आलू 1500 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 24 जुलाई को आलू का भाव 50 रुपए उछलकर 1400 रुपए से 1450 रुपए पर आ गया। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में 23 जुलाई को आलू का दाम रहा 1330 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 34 रुपए बढ़कर 1364 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 23 जुलाई को इसका भाव रहा 1100 रुपए, जो कि 24 जुलाई को 20 रुपए लुढ़क कर 1080 रुपए के स्तर पर आ गया। आलू की पैदावार की बात करें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570 लाख 49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में झूम धान में दाने बनने के समय पानी के प्रवाह को रोकने का काम करें। इसके लिए ढलानों पर छोटे अवरोधों का निर्माण करें। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पुआल या सूखी पत्तियों से मल्चिंग करें। निचले इलाकों में धान और रागी की बुवाई या रोपाई टाल दें। पहले से बोई गई या रोपी गई धान और रागी के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। सोयाबीन के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। बागानों में भी जल भराव की समस्या हो सकती है। सेब और कीवी के पौधों को सहारा देने का काम करें और फलों को गिरने से बचाएं। असम में तैयार जूट की कटाई करें। यहाँ के किसान साली धान की रोपाई जारी रखें। सुपारी, नींबू और अदरक के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। मेघालय के घाटी क्षेत्र में धान की नर्सरी की बुवाई रोक दें। यहाँ के किसान नर्सरी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। मक्का, लोबिया और सब्जियों को जलभराव से बचाने के लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। पूर्वोत्तर भारत या नागालैंड के जिन इलाकों में जल भराव की वजह से धान की फसल खराब हो गई हो, वहां के किसान 7 से 10 दिनों के अंदर फिर से धान की रोपाई कर सकते हैं। दोबारा रोपाई के लिए 20 से 25 दिन पहले बोए गए पौधों का उपयोग करें। इसी तरह सोयाबीन हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं।
उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेली की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेली की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की अहम यात्रा पूरी करने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे। हवाई अड्डा पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो के साथ वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने पीएम मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश हुई। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन किया। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा में आज भी विपक्ष की ओर से नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। कहा, अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर पक्ष और विपक्ष आपस में बात करें। वहीं राज्यसभा में कामकाज के थोड़ी देर बाद विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हो गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।